जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए साइंस की क्लास में। तो आज हमारी साइंस की क्लास नंबर 31 है और एनसीईआरटी ये सीरीज चली हुई है आपकी। ये लगभग 7-8 दिन में ख़त्म होने के बाद में हो सकता है ये आपकी 8-9 अगस्त तक ख़त्म हो जाए। उसके बाद में हम 1000 PYQ सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सभी क्लासेस बेहतर लगती हैं तो क्लास को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी क्लासेज आपको डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जी के साथ में हरियाणा करंट अफेयर्स, अभी मैं आपको कंटिन्यू 1 तारीख से यानी कि कल से हरियाणा करंट अफेयर्स कंटिन्यू करवाने जा रहा हूँ। डेली सुबह 7 बजे 10 दिन कंटिन्यू हरियाणा करंट अफेयर चलेगी। 10 महीने की, एक दिन में 1 महीना की करेंगे। इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे आती है, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, और डेली मॉक टेस्ट चलता है हरियाणा ग्रुप डी के लिए। बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसके अंदर जुड़ते हैं, आप भी जुड़े और अपनी तैयारी जांचें कि आपकी तैयारी कैसी है। और हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। 230 रुपीज इसका प्राइस रहेगा। तो सेशन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने, निश्चित दिशा में चाल को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द स्पीड इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन कॉल्ड? हम उसको क्या बोल देंगे? वेग बोल देंगे, यानी कि वेलोसिटी बोल देंगे। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुने। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है, और वेग वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। ये बोला कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। बिल्कुल, वेग भाई कभी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, कभी ज्यादा भी भगा सकते हो, कम भी भगा सकते हो। वेग वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। बिल्कुल भाई, जो वेग बोल रहा है कि जो वेलोसिटी है वो अगर वस्तु की चाल है और यह गति है, गति की जो दिशा है, किस चाल में वो जा रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है? परिवर्तित हो सकती है। तो दोनों के दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। वेग में परिवर्तन की दर से सही कथन संबंधित कौन सा है? वेग से संबंधित देखिए, किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, यानी कि केवल और केवल बी सही है। वेग में परिवर्तन की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे भाई, एक्सेलरेशन बोलेंगे। किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा इसमें? केवल और केवल बी वाला इसके अंदर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि हम एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, त्वरण बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बाय में कितना टाइम लिया गया, बटे में यानी कि v बाई टी, हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन बोलते हैं। v बाई टी बराबर ए। नेक्स्ट, एक गति का समीकरण दिया गया है, ठीक है। बोला कि द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन एज v बराबर u प्लस ए टी इन दिस। u पूछा गया कि u इसके अंदर क्या है। देखो, v की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे v क्या है? यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, ठीक है। u यहाँ पे क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। v होता है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और a होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी बाय टाइम भाई, वेलोसिटी बाय टाइम। और t यहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्तों? टाइम होता है। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो समीकरण है समान त्वरण से चलने वाली सीधी रेखा में गति के लिए लागू होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एथलीट किसका उदाहरण है? एन एथलीट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ एन एग्जाम्पल। आपने देखा होगा, ट्रैक देखे होंगे, और जो धावक जो होता है वो दौड़ता है, यानी कि जो एथलीट होता है वो दौड़ता है। तो उसने पूछा गया है कि ये किसका उदाहरण है? ये मेरे दोस्तों एक्सेलरेटेड मोशन का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। त्वरित गति का ये उदाहरण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, किसी वस्तु में वेग का परिणाम बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज यूज टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की
वेलोसिटी बदलनी है, वेग बदलना है, तो उसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई? फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। बल लगाने से किसी वस्तु के वेग यानी कि गति की परिमाण या दिशा या दोनों बदल ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप फुटबॉल का एग्जांपल देख रहे होंगे, ये बंदा अगर जितनी तेज इसको पैर से मारेगा तो ज्यादा दूर जाएगी, और किस डायरेक्शन में मारेगा तो भी मेरे दोस्तों। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, यदि किसी पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो पिंड गति नहीं करता, इसको क्या कहा जाता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड विद इक्वल फोर्स फ्रॉम बोथ साइड द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, इट इज कॉल्ड, हम इसको क्या बोलेंगे भाई? हम इसको बोलेंगे मेरे दोस्तों संतुलित, यानी कि बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे भाई। ठीक है, यानी कि रिजल्टिंग फोर्स ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। भाई अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, और वो मूव ही नहीं हुआ, वो हिला ही नहीं, तो हम उसको परिणाम रिजल्ट फोर्स क्या बोलेंगे? जीरो भाई। ठीक है, जब किसी पिंड पर दोनों दिशाओं में समान बल लगाते, जैसे आपने रस्सा कस्सी वाला देखा होगा, तो परिणामी बल शून्य हो जाता है और पिंड स्थिर रहता है। व्हेन इक्वल फोर्स एक्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन द रिजल्टेंट फोर्स बिकम जीरो एंड द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट बताइए, यदि किसी पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो पिंड गति नहीं करता, इसको क्या कहा जाता है? Balanced force have equal magnitude and equal effect. In this force, there is no change in the state of rest of motion of an object. Due to this force, a moving object can change its direction or speed. ठीक है, these force act as an object in opposite direction. देखो दोनों ओर, यहाँ पे आप एग्जांपल के अंदर देख रहे होंगे, एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है, एक बंदा यहाँ से, लेकिन नेट फोर्स क्या है? यहाँ पे जीरो है। क्यों? क्योंकि वस्तु टच से मस नहीं हुई है। इक्वल फोर्स फ्रॉम बोथ साइड बराबर ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, मतलब पिंड ने गति नहीं की। द नेट इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स इज जीरो, सो दैट स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज भाई। ड्यू टू दिस फोर्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन और स्पीड। तो इसने कहा तो पिंड गति नहीं करता, तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई? इस बल के कारण गतिशील वस्तु अपनी दिशा या गति बदल सकती है। संतुलित बल का आकार, कार और परिणाम बराबर होता है। विच इज द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया कि बैलेंस फोर्स के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से भाई सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इस फोर्स के कारण ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन। ये बोला है कि जब बैलेंस जो फोर्स होता है, इसके कारण ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन या स्पीड चेंज कर लेता है। भाई ऑब्जेक्ट इसके अंदर कोई स्पीड चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन कंटिन्यूअस मोशन? भाई तो बैलेंस फोर्स की जरूरत होती है, संतुलित बल की जरूरत होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स चेंज और मेंटेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखो, जब आप साइकिल चलाते हैं, पैडल चलाना बंद कर दें तो साइकिल की गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? जो घर्षण बल है, जिसको आप फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है, घर्षण बल जो है गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। मैंने आपको बताया जो फ्रिक्शन फोर्स है, स्पीड की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में वो कार्य करता है। और साइकिल को अगर आपको कंटिन्यू स्पीड के अंदर रखना है तो फिर से हमें पेडल मारना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा हमें उस टाइम पे हमें कैसा प्रतीत होगा? किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की, भाई संतुलित की नहीं, असंतुलित बल की, सॉरी, अनबैलेंस्ड फोर्स की, अनबैलेंस्ड आएगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स चेंज और मेंटेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसने बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी की सतत गतिशील बनाए रखना है, सतत गतिशील का मतलब अगर उसके अंदर गति चाहिए आपको भाई, अगर संतुलित फोर्स लगाओगे, बैलेंस फोर्स लगाओगे तो गति नहीं होगी, टच से मस नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, तो अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, जैसे मैंने पैडल वाला एग्जांपल बताया। जड़त्व निम्नलिखित में से किस गति के नियम से संबंधित है? इनर्शिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मोशन? तो ये मेरे दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जड़त्व के कारण भाई। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं, क्या होगा? ड्यू टू इनर्शिया एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट और स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस इन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? इनर्शिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मोशन। भाई इनर्शिया का मतलब है फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि किसी भार पर कितना एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन हुआ। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में या उसके मोशन में कोई चेंज नहीं हुआ, कब तक चेंज नहीं होगा? जब हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, गति का पहला नियम बोलते हैं। नेक्स्ट, if an object continue to be in state or uniform motion in a straight line unless an external force is applied on it, this is called which law of motion? अभी तो मैंने बताया इसका डेफिनेशन क्या होगी, गति का पहला नियम। भाई यदि किसी वस्तु सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनी रहती है जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, तो गति के किस नियम से संबंधित है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से संबंधित है। जैसे आप यहाँ पे यानी कि जिसको आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति का पहला नियम को हम न्यूटन का फर्स्ट नियम भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से गति प्रथम नियम के संदर्भ में कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पूछा गया कि हमसे कौन सा सही है। पहला क्या बोल रहे हैं? चलती हुई गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगाने पर आदमी का आगे की ओर झुक जाना। व्हेन ए मूविंग व्हीकल इज सडनली ब्रेक्ड, आपने देखा होगा कई बार आप बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, कोई बस या गाड़ी अचानक से ब्रेक लगते हैं, जो आज जब आप बैठे हो सीट के ऊपर तो आप थोड़ा आगे चले जाते हो, आगे की ओर झुक जाते हो। क्रिकेट मैच के दौरान अक्षेत्रक कैच को पकड़ने के लिए अपनी हाथ को पीछे की ओर खींचता है। ड्यूरिंग ए क्रिकेट मैच द फील्डर पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड टू कैच द बॉल। ये मेरे दोस्तों एग्जाम्पल नहीं है। किसका किसका एग्जाम्पल नहीं है भाई? गति प्रथम नियम के बारे में केवल और केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने जब जो गाड़ी रुकती है, ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगाने पर गाड़ी के साथ में सीट पर आप आराम से बैठे रहते हो, लेकिन हमारा जो शरीर है जड़त्व के कारण भाई, ठीक है, गतिज अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। कौन से नियम के कारण भाई? जड़त्व के नियम के कारण। ठीक है, हाथ पीछे की तरफ खींचता है, ये गति का दूसरा नियम है भाई। ठीक है, ये गति का दूसरा नियम है। जो यहाँ पे ये क्रिकेट वाला जो एग्जांपल दिया है, ड्यूरिंग ए क्रिकेट मैच द फील्डर फुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड टू कैच द बॉल, तो ये गति का दूसरा नियम है, जो हमें ये बताता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, किसी पिंड का जड़त्व इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, ये बोला कि जो इनर्शिया ऑफ बॉडी है, इट इंक्रीज स्पीड, क्या ये स्पीड बढ़ा देता है? इट डिक्रीज इट्स स्पीड, क्या स्पीड घटा देता है? इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ इट्स मोशन, या इट्स गेस्ट रिटार्डेड ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण अवमंदित हो जाता है। जड़त्व वह गुण है, इनर्शिया वह गुण है जिसके कारण कोई पिंड अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जड़त्व के कारण पिंड अपनी गति की अवस्था को बनाए रखता है, यानी कि विश्राम या समान गति। तो परिवर्तन का क्या करता है? प्रतिरोध करता है इनर्शिया, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान है 10 और 50 केजी, ये बोला कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का 10 केजी वजन है और एक का 50 केजी वजन है। ठीक है, तो इसके अंदर उसने पूछा है कि ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। द इनर्शिया ऑफ ए विल बी द ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ बी, द इनर्शिया ऑफ बोथ ए एंड बी विल बी जीरो, द इनर्शिया ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन द इनर्शिया ऑफ। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर सही होगा। यानी कि जो जड़त्व यानी कि जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के भाई। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, मास जितना ज्यादा होगा, उतना ही जड़त्व ज्यादा होगा, यानी कि इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा, जड़त्व उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कोई ठेला गाड़ी, यानी कि जो ठेला वाले रहते हैं ना, जैसे पानी पूरी वगैरह वगैरह लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, ठीक है, तो उसको एक फोर्स देते हैं, फोर्स लगा के चलाते हैं। ठीक है, अगर उतना ही बल किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए, भाई जिस गति से वो ठेले के ऊपर बल लगा रहे हैं, और मैं बोलूं ट्रेन को धक्का मारो उसी बल से, उतने ही फोर्स से, तो गाड़ी तो टस से मस नहीं होगी। ठीक है, टस से मस नहीं होगी, क्योंकि ठेला गाड़ी की जो तुलना है, ठेला गाड़ी के अंदर तो बहुत कम वजन है और ट्रेन के अंदर तो बहुत ज्यादा वजन है। तो मेरे दोस्तों जितना वजन ज्यादा होगा, इनर्शिया उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि जड़त्व उतना ही होगा और फोर्स उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से संवेग राशि पूछी गई कौन सी है? मोमेंटम, मोमेंटम इज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वांटिटी।
निम्नलिखित में से संवेग राशि कौन सी है? वेक्टर, स्केलर, रेसिप्रोकल या नन ऑफ दीज? सबसे पहले तो मेरे दोस्तों संवेग राशि कौन सी होती है? ठीक है, संवेग है, इसने बोला है जो संवेग है वो कैसी राशि है? मोमेंटम कैसी राशि है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। ठीक है, यानी कि P जो मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। फॉर्मूले भी याद रखने भाई, यानी कि जो P से हम डिनोट करते हैं मोमेंटम को, संवेग को, ये बराबर होता है मास इनटू भाई वेलोसिटी, यानी कि mv के बराबर होता है। संवेग बराबर है द्रव्यमान इनटू वेग, और ये कैसी राशि है? एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। संवेग यानी कि मोमेंटम जिसके अंदर मेरे दोस्तों परिमाण भी होगा, ठीक है, रिजल्ट भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, लेकिन इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होगी, जो वेलोसिटी की होगी। यानी कि जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में इसकी क्या होगी? दिशा होगी। इसका परिणाम भी होता है, इसकी दिशा भी होता है, इसलिए इसकी क्या है? एक सदिश राशि है। अगर यही मैं आपसे पूछूं कि जो मोमेंटम है उसकी एसआई यूनिट क्या है, तो उसकी जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो क्या बोल दोगे इसको? किलोग्राम मीटर पर सेकंड भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड निम्न में से किसका मात्रक है? अभी आपको बताया भाई ये मोमेंटम का है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गति के द्वितीय नियम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही बताना कौन सा कथन नहीं है भाई। जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में पहला क्या बोल रहे हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is inversely proportional to the unbalanced force applied on it. The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the unbalanced force applied on. कौन सा कथन इसके अंदर पूछा गया सही नहीं है? पहला कथन सही नहीं है, दूसरा इसके अंदर सही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स F बराबर dp बाई dt होता है, यानी कि संवेग बाय मोमेंटम। डी यहाँ पे क्या है मेरे दोस्तों? कांस्टेंट है। गति का द्वितीय नियम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज की जो रेट है और उस पर लगने वाला जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उसकी डायरेक्शन में बल के क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। F बराबर dp बाई dt। बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है भाई इसकी। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसको हम क्या बोल देंगे? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, चेंज इन, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, विस्थापन बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं, यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लूं, जो द्रव्यमान और त्वरण एसआई मात्रक भाई, त्वरण जो है यानी कि जो एक्सेलरेशन है उसका एसआई मात्रक अगर मैं आपसे पूछूं क्या हुआ? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका होगा? एक्सेलरेशन का होगा मेरे दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है, और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। नेक्स्ट बताइए, त्वरण का एसआई मात्रक पूछ भी लिया। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर अच्छे तरीके से इसको कैसे लिखना चाहिए? ऐसे, सी ऑप्शन वैसे सही होना चाहिए। एक्सेलरेशन जो होता है v माइनस यू बाई टी, यानी कि v यहाँ पे क्या है? किसी भी वस्तु की मेरे दोस्तों प्रारंभिक गति। ठीक है, अंतिम वेग आप बोलते हैं v, और यहाँ पे प्रारंभिक गति, तो v माइनस यू बाई टी क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय मेरे दोस्तों टाइम में, और इसकी एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात
बात आपको ध्यान में रखनी, क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, बल का एसआई मात्रक पूछा है भाई। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगी, किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम, सॉरी किलोमीटर नहीं किलोग्राम, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ms-2 लिख सकते हैं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, किलोग्राम मीटर। भाई इसको आप जो ये ms-2 लिखते हैं ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात यही होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर मैं इसको स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा ना तो ms-2 हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, गति के द्वितीय नियम से मिलता कौन सा है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मेथड ऑफ मेजरिंग फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स, या ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गति का जो द्वितीय नियम है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन है, वो फोर्स की डेफिनेशन भी बताता है, मेथड ऑफ मेजरिंग फोर्स, फोर्स को मेजर करने का मेथड भी बताता है, और किस प्रकार का फोर्स है, फोर्स की प्रकृति भी बताता है, तो ऑल ऑफ द क्या आ जाएगा आपका, अबव आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, न्यूटन के तृतीय नियम से मिलता है, इसमें से बताना है न्यूटन का जो तृतीय नियम है उससे कौन सा मिलता है, व्हाट डज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कोई बंदा है, ये एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है और ये बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है, यानी कि एवरी एक्शन के लिए हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी, तो क्या बोलेगा ये, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो फोर्स लगेंगे कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते, बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं के ऊपर कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी फुटबॉल का खेल देखा होगा, फुटबॉल जब खेलते हैं तो गेंद को तेज गति से किक मारने के लिए जो दूसरी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनसे क्या कर देते हैं, टकरा जाते हैं, और दोनों खिलाड़ी क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और दोनों खिलाड़ी आखिर में जाके क्या हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, चोट लग जाती है दोनों को, यानी कि प्रतिक्रिया होगी, हर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया होगी, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तैराकी में आगे की गति किस कारण होती है, व्हाट कॉजेज द फॉरवर्ड मोशन इन स्विमिंग, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है भाई, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का उदाहरण है। पानी को पीछे की ओर धकेलता है कौन भाई, जब आप तैरते हो ऐसे हाथ मारते हो, जैसे आप यहाँ पे इमेज के अंदर देख रहे होगे, पानी को पीछे की ओर धकेलते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जब तैराक अपने हाथों और पैरों से पानी को पीछे की ओर धक्का देता है तो पानी तैराक को बराबर बल से आगे की ओर धक्का देता है, यानी कि मैंने आपको क्या बताया, एक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होगी। व्हेन ए स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड विद हैंड्स एंड फीट, द वाटर पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड विद एन इक्वल फोर्स, दिस न्यूटन लॉ थर्ड ऑफ मोशन, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन हो रही है भाई, वो आगे की तरफ धकेल रहा है, पानी उसको पीछे की तरफ, ठीक है। प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हो जाएगी, पानी और तैराक को आगे की ओर क्या करता है, धक्का देता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा इसके अंदर, सी ऑप्शन, इनके थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये। नेक्स्ट, एक नाविक द्वारा आगे की ओर कूदने की स्थिति में गति का कौन सा नियम है, ये बोला कि इन द सिचुएशन ऑफ ए सेलर जंपिंग फॉरवर्ड इट डेमोन्स्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मोशन, जैसे आप किसी बोट के अंदर हैं भाई, ठीक है, और आप उस बोट में से कूदोगे, जब आप बोट में से कूदोगे ना तो आप क्या कर रहे होगे, उसको थोड़ा सा पीछे धक्का दे रहे हो, ठीक है, तो ये भी क्या है, गति का तीसरा नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। जैसे आपने एक एग्जांपल और देखा होगा, बंदूक से गोली छुड़ती है, ठीक है, बंदूक के द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल लगता है, ठीक है, लेकिन वो विपरीत दिशा में भी बल लगाती है, यानी कि आपको एक झटका भी लगता है, तो बंदूक से गोली निकलना भी किसका है, एग्जांपल है, ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, लेकिन बंदूक से गोली वाला पक्का पूछा जाता है, अगर नहीं करके आए तो फिर उसी बंदूक से आपको गोली मार दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बताइए भाई, यहाँ पे आपसे पूछा गया, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, निम्न में से कौन सा बल कार्य करता है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज एक्टिंग,
स्पिनिंग। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके अंदर कौन सा फोर्स कार्य करता है? उसके अंदर करता है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स। चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने वाला बल जो है वो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं के ऊपर ग्रह और चंद्रमा पर लगने वाला कोई भी बल, कोई भी फोर्स अवश्य होना चाहिए, तभी वो परिक्रमा करेगा। ठीक है। और न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण नहीं है? पहला है रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अट्रैक्शन ऑफ आयरन बाय ए मैग्नेट, चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करना, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ। भाई ये जो चुंबक वाला, पहले तो मून रिवोल्यूशन ऑफ मून यानी कि मून का परिक्रमा करना, चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करना ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है। लेकिन जो चुंबक के द्वारा लोहे को आकर्षित करना वो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या नहीं है? एग्जांपल नहीं है मेरे दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे मैंने बहुत बार आपको सेब वाला एग्जांपल भी बताया था, पेड़ से सेब गिरता है वो भी किसके कारण है मेरे दोस्तों? ऊंचाई से किसी वस्तु को नीचे गिरना वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट बताइए भाई, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम होता है छोटी वस्तु पे, बड़ी वस्तु पे, खगोलीय वस्तु पे या उपयुक्त सभी वस्तु पे? देखो, जब वस्तु हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, यही है गुरुत्वाकर्षण का नियम भाई। ठीक है, चाहे वो छोटी वस्तु हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे मेरे दोस्तों कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो, खगोलीय वस्तु हो, तो सभी की सभी वस्तु पे करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन। चाहे वस्तु बड़ी हो, चाहे छोटी हो, कैसी भी हो, ठीक है, सबके ऊपर करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का सर्वाधिक नियम क्या है? What is the universal law of gravitational force between two bodies? पहला क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बोथ ऑफ द बॉडीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो बोथ ए एंड बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे होंगे वही। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1 और एक दूसरी वस्तु है जिसका मास है m2। यहाँ से F1 फोर्स लग रहा है और यहाँ से F2 फोर्स लग रहा है और इन दोनों के बीच में है डिस्टेंस r। तो जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो किसके बराबर होगा? G इंटू में m1 m2 बाई r स्क्वायर। F यहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। G यहाँ पे क्या है? एक मेरे दोस्तों नियतांक है यानी कि एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 m2 दोनों पिंडों के द्रव्यमान, दोनों ऑब्जेक्ट के मास हैं और दोनों के बीच की दूरी है r मेरे दोस्तों। ठीक है, और ये किसने दिया था? सर इसाक न्यूटन ने दिया था। तो यही इसने बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 की गुणा के बराबर, दोनों ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट के बराबर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। इनवर्सली का मतलब होता है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इस तरीके से लिखते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/r स्क्वायर। r स्क्वायर क्यों किया? दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो g लग जाएगा। और g का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट बताइए, जी एक गुरुत्वीय स्थिरांक है, इसका वर्तमान मान कितना है भाई? ठीक है, इसने पूछा है जी इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट्स करंट एक्सेप्टेड वैल्यू। जैसे यहाँ पे मैंने आपको जी बोला था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए जी बोला था, तो इसने बोला कि जी का जो मान है वो कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर मेरे दोस्तों -11 आएगी। ठीक है, यहाँ पे 11 लिखा है ना, तो 10 की पावर -11 करना। 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपसे यूनिट भी पूछ लेता है कि जो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या है, तो उसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्यों है भाई, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं आपसे यहां से पूछूं जी क्या होगा, तो जी क्या हो जाएगा? F बाई m1 इंटू m2। भाई m1 इंटू m2 ये इधर आ जाएंगे और जी की वैल्यू बच जाएगी मेरे पास। तो m1 m2 भाई मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम।
किलोग्राम, 2 मास है तो किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा बटे में। एफ की क्या होती है मेरे दोस्तों, फोर्स की होती है यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो पर में आ जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, अगर पर नहीं लगाओगे तो माइनस आ जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर, और यहाँ पे 6.67 गुणा 10 की पावर -11 ये इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल के सर्वार्थिक नियम के महत्व क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंस क्या है। द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ, भाई ये एक ऐसा फोर्स है जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। भाई आप पृथ्वी के ऊपर क्यों टिके हो? ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही टिके हो। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये भी सही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। टाइड्स कोज्ड बाय द सन एंड द मून, अगर भाई ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होता, यानी कि जो सूर्य चंद्रमा जो चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो नीचे आके गिर जाएगा आपके सिर के ऊपर धराम करके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशन इज द रूट कोज ऑफ ऑल मोशन, सभी प्रकार के मोशन का, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, वस्तुएं मुक्त पतन की ओर हैं, ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन फ्री फॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, एन ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, मुक्त पतन की ओर है, इसने बोला है कि ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी इन फ्री फॉल, ऑब्जेक्ट्स को आप फ्री फॉल के अंदर कब बोलेंगे? जब मेरे दोस्तों ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि जब जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पृथ्वी की ओर गिर रहा है, मुक्त पतन बोलेंगे उसको। जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है उसे मुक्त पतन कहते हैं। जैसे मैंने आपको सेब वाला एग्जांपल बताया था, गिरती हुई वस्तु में क्या परिवर्तन नहीं होता है? व्हाट डज नॉट चेंज इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मास यानी कि उसका द्रव्यमान, भाई मास तो उतना ही रहेगा, ठीक है, इसमें बोला व्हाट डज नॉट चेंज इन ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट, गिरती हुई वस्तु में क्या परिवर्तन नहीं होता है, ओके, उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। रिजल्ट ऑफ वेलोसिटी, वेग के परिमाण में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, नॉट चेंज। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की दिशा, भाई गति की दिशा उसके अंदर चेंज नहीं होती है, ठीक है। जब वस्तु पृथ्वी की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरती है तो हम उसको वस्तु का क्या बोलते हैं? फ्री बोलते हैं, यानी कि मुक्त हो रही है वस्तु। क्या गिरती हुई वस्तु में, ऑब्जेक्ट में, उसके वेग में कोई परिवर्तन होगा? गिरते समय वस्तुओं की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी के अट्रैक्शन के कारण वेग में, यानी कि वेलोसिटी के अंदर क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और वेग में, वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस होगा वो क्या उत्पन्न करेगा? वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो डायरेक्शन इन मोशन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, गिरती हुई वस्तु में क्या परिवर्तन नहीं होता? हो गया। गुरुत्वीय बल का एसआई मात्रक क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, बी ऑप्शन। गुरुत्वीय बल वह बल है जो दो पिंडों के एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है, और ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला बोल रहे हैं द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम ऑन अर्थ एंड मून, ये बोले कि जो ऑब्जेक्ट है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम ऑन अर्थ एंड मून, ठीक है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस ऑन अर्थ एंड मोर इन स्पेस, ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस ऑन अर्थ एंड मोर ऑन मून, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर ऑन अर्थ एंड लेस ऑन द मून, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर एक ही रहता है। द्रव्यमान का मतलब है जैसे आप 10 किलो के हो पृथ्वी के ऊपर, तो ऊपर अगर आप जाओगे तो आपका वेट तो 10 केजी ही रहेगा, लेकिन आपका जो
मास है वो तो सेम ही रहेगा, द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, लेकिन वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी पर ज्यादा होता है और चंद्रमा पर कम होता है। इसलिए बोलते हैं कि जब आप ऊपर जाते हो तो आप उड़ने लगते हो। ठीक है, उड़ने लगते हो। क्यों उड़ते हो? क्योंकि वहां पे जाके आपका जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पहला और चौथा इसके अंदर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहेगा चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर, चाहे किसी भी अंतरिक्ष में हो। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है, लेकिन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर ऑन अर्थ एंड लेस ऑन द मून। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भार का एसआई मात्रक पूछा गया भाई। ठीक है, भार का एसआई मात्रक पूछ द एसआई यूनिट ऑफ वेट। वेट की जो एसआई यूनिट है वो किसके बराबर होती है? भाई एसआई मात्रक, जो भार का एसआई मात्रक है, वेट का जो एसआई मात्रक है, जो बल का एसआई मात्रक है वही उसका मात्रक है। तो बल का क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन क्या आ जाएगी? वेट की भी और फोर्स की भी। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? भार कहलाता है। वही सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, या सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो इसका आंसर मेरे दोस्तों आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगी हो, बेहतर लगी हो, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा, और बाकी हमारी सीरीज को भी ज्वाइन करते रहो। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जी के हरियाणा करंट अफेयर्स, सुबह 11 बजे इंडिया जी के साइंस, डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट रात को 9 बजे। बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसके अंदर जुड़ते हैं और ग्रुप डी की तैयारी मेरे दोस्तों बेहतरीन तरीके से आपको करवाई जाएगी। बस आपको ईमानदारी से जो करवाया जा रहा है वो अच्छे से करना है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आपको कंप्लीट पीडीएफ भी प्राप्त करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे कल की क्लास में।